परसों की देखा था फंक्शंस क्या होते हैं, मतलब समझा था कि क्या ओवरव्यू है एक फंक्शंस का। ज़्यादा क्वेश्चंस तो उस वक़्त दिए नहीं थे तुम्हें मैंने, तो थोड़ा पढ़ा था फंक्शंस क्या होते हैं। उसमें फंक्शंस में हमने क्या-क्या देखा, फंक्शन के कंपोनेंट्स देखे थे कि मतलब एक बेसिक देखी थी कि प्रोटोटाइप होता है, पैरामीटर्स होते हैं, फंक्शन कॉल करना पड़ता है, फिर एक बॉडी होती है डेफिनेशन फंक्शन की, और अगर तुम चाहो तो लास्ट में अगर फंक्शन में कुछ रिटर्न करा रहे हो तो रिटर्न स्टेटमेंट होता है। अब उसके बाद हमने 4 टाइप के फंक्शन कॉल पढ़े थे। पहला पढ़ा था नो पैरामीटर्स नो रिटर्न्स। इसमें आप फंक्शन में मतलब ना तो कुछ पैरामीटर्स पास करते हो और ना ही वो कुछ रिटर्न करता है फंक्शन आपको। आपकी बेसिक सारे जो फंक्शनिंग है प्रोग्राम की वो उस फंक्शन के अंदर ही होती है। अगला हमने एग्जांपल देखा था जिसमें देखा था नो पैरामीटर्स और जो रिटर्न कर रहा है कुछ। फिर देखा था इसमें हम पैरामीटर्स भी भेज रहे हैं और वो रिटर्न नहीं कर रहा, और फिर लास्ट में देखा था पैरामीटर्स भी भेज रहे हैं और रिटर्न भी कर रहा है। तो 4 टाइप से हम फंक्शंस के प्रोग्राम बनाते हैं, 4 टाइप के फंक्शन कॉल होते हैं। फिर पैचिंग टेक्निक्स, तो इसमें जो पहला जो था वो तो कॉल बाय वैल्यू था। इसमें क्या होता है भैया, इसमें होता है कि आप क्या करते हो जब फंक्शन कॉल करते हो ना, तो उसमें जो वैल्यू जो होती है ना जैसे पैरामीटर्स की, वो उसमें कॉपी बन के पेस्ट हो जाती है। अब बताता हूँ। हाँ, तो ये अपन ने बेसिक देखा था कॉल बाय वैल्यू। हाँ, इसमें अपन ने क्या देखा था, पर एग्जांपल लिया था जिसमें अपन इसमें अपन ने देखा था कि एक फंक्शन है एफयूएनसीटी, उसमें अपन ए और बी को एज अ पैरामीटर भेज रहे हैं। जिसको अपन भेजते हैं उसको अपन बोलते हैं एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स, और जिसको जहाँ पे रिसीव करते हैं उसको बोलते हैं फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स। अब कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है, कॉल बाय वैल्यू में आप डायरेक्ट एज वैल्यू भेजते हो और वहाँ रिसीव भी एज अ वैल्यू होता है। यहाँ पे जो आप काम कर रहे हो, जो फंक्शन के अंदर जो आप काम कर रहे हो उससे मेन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसकी वैल्यू पे। इसका मैं एक एग्जांपल अच्छे से लेके समझाऊंगा जिसमें दोनों ही क्लियर हो जाएगा, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय एड्रेस। इसमें क्या होता है, कॉपी जाती है जैसे अब ए और बी, तो ये जो एक्स और वाई है, एक्स के अंदर ए का जो वैल्यू है ना वो कॉपी हो जाएगी और पेस्ट हो जाएगी। यहाँ पे भी इसकी वैल्यू कॉपी करके वाई में पेस्ट हो जाएगी। तो जो अपन इस पे ऑपरेशन करेंगे ना वो एक्स और वाई पे होंगे, उसका ए और बी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये होता है कॉल बाय वैल्यू। और इसमें एक और चीज होती है, एक्चुअल और फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, ये मेमोरी अलग अलग लोकेशंस में क्रिएट होता है। ए और बी की एक अलग ही लोकेशन होगी, एक्स और वाई की एक अलग ही लोकेशन होगी। अब अपना नेक्स्ट चालू होगा कॉल बाय रेफरेंस, सॉरी कॉल बाय रेफरेंस नहीं, कॉल बाय एड्रेस। ठीक है, कॉल बाय एड्रेस में आपको सबसे पहले क्या समझ में आ रहा है, कॉल बाय एड्रेस में कि अपन एड्रेस भेज रहे हैं, अपन एज अ वैल्यू पेस्ट नहीं कर रहे हैं, अपन उसी वेरिएबल का अपन एड्रेस भेज रहे हैं फंक्शन में, ताकि आप उसमें कुछ भी मतलब आपको जो चेंज करना है, आपको जो भी फंक्शन में प्रोसेसिंग करनी है वो मेन प्रोग्राम में भी वो दिखेगी। तो सबसे पहले तो क्या चीज समझ में आती है कि प्रोटोटाइप भी जो होगा वो भी चेंज होगा। अब यहाँ पे एक पॉइंटर आ जाएगा, पॉइंटर के लिए अपन ये प्रोटोटाइप लेते हैं। मैं 2 आर्ग्यूमेंट्स भेजने वाला हूँ इसलिए मैंने ये 2 लिए, वरना जितने भेजने हों उस हिसाब से। और ऐसे भी ले सकते हो कि अगर आपको एक आर्ग्यूमेंट तो एज अ मतलब इंटीजर भेजना है और दूसरा एज अ पॉइंटर भेजना है, तो ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पर अभी समझाने के लिए मैं दोनों ही पॉइंटर ले लेता हूँ, ठीक है। दोनों पॉइंटर ले लिए। अब अपने क्या करना है, अपन एक फ्लोट सी, हाँ करना है। यहाँ पे एक अपन ने 2 वेरिएबल लिए ए और बी। अब अपन मान लो इनको एडिशन का प्रोग्राम है, इन दोनों को ऐड करना है और अपने को रिजल्ट प्रिंट कराना है फंक्शन में, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, ये फंक्शन में भेजते हैं ए और बी को। ये जो डायरेक्ट भेज रहे हैं ये तो हो गया कॉल बाय वैल्यू। अब अपन को भेजना है कॉल बाय एड्रेस, तो अपन इसका एड्रेस कैसे भेजेंगे, एंड ऑपरेटर लगा के। जो ऑपरेटर होता है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, ये क्या करेगा, ये ए की वैल्यू उसमें पेस्ट नहीं करेगा, ये ए का जो एड्रेस है मेमोरी लोकेशन में, जैसे कि मैंने उस दिन बताया था ना कि मतलब अब ए का एक ब्लॉक होता है, फिर वो ब्लॉक के मेमोरी ब्लॉक्स होते हैं उसके अंदर। अब उसकी कोई भी लोकेशन हो सकती है, 1000 2000 कुछ भी। तो वो जो 1000 या 2000 है ना, ये वो 1000 या 2000 भेज रहा है, ना कि ये 5 और 10 भेज रहा है। जब अपन एड्रेस भेजते हैं तो ये होता है। अब यहाँ पे अपन इसका बॉडी लिखते हैं, फंक्शन की बॉडी लिखते हैं। ये रिटर्न अपन को कुछ कराना नहीं है तो वॉइड आ जाएगा, और फंक्शन का नाम, और फिर इंटीजर, फिर एस्ट्रिक। अब पी और क्यू ले लेते हैं। इंटीजर, तो अपने को काम करना है इसके अंदर। अब पी और क्यू अपने पास है और अपने को उसका रिजल्ट प्रिंट कराना है, तो अपन एक टेम्परेरी ले लेते हैं, कुछ भी टेम्प।
अपन ने क्या किया, ये फंक्शन FUNCT बनाया जिसमें ये ऐड करके प्रिंट कर रहा है। अब ये अपन ने एस्ट्रिक का यूज क्यों किया है, क्योंकि ये जो P और Q है इसमें क्या आया है, इसमें 5 और 10 नहीं आया है, इसमें इसकी लोकेशन आई है। 5 की जो लोकेशन थी, मान लो इसकी मेमोरी में लोकेशन थी 1000, और इसकी थी 1002, तो यहाँ पे 1000 और 1002 आया। अब अपन ये डी रेफरेंस करना पड़ेगा अपने को, अगर अपन को ये वैल्यू एक्सेस करनी है तो वो डी रेफरेंसिंग के लिए अपन यूज करते हैं एस्ट्रिक ऑपरेटर। मैंने ये भी उस दिन बताया था तुम्हें। तो यहाँ अब टेम्पररी तो अपने पास इंटीजर है। अब अगर मैं यहाँ पे इसकी जगह खाली P और Q लिखता, तो यहाँ पे 1000 होता प्रिंट 2001। लेकिन अपने को क्या चाहिए, अपने को तो 5 + 10 चाहिए ना, तो अपन को उसकी वैल्यू चाहिए, अपन को एड्रेस से तो मतलब नहीं है। अब अपन ऐसा क्यों करते हैं, अगर आप खाली ये भेज रहे हो, मान लो आपके प्रोग्राम में रिक्वायरमेंट ये है कि ये जो P और Q में जो चेंज हो रहा है वो आपको इस प्रोग्राम में भी चाहिए। अब जैसे कि यहाँ पे मैं प्रिंट, फिर एक मिनट इसको हटा दूँ। यहाँ पे मैं प्रिंट करा रहा हूँ A और B की वैल्यू मेन प्रोग्राम में, ठीक है। अब चीज क्या है कि अपन ने यहाँ पे A और B की वैल्यू प्रिंट कराई, तो यहाँ पे 5 और 10 प्रिंट होगा, क्योंकि अपन ने यहाँ पे P और Q में कोई चेंज किया नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बता एस्ट्रिक P इक्वल टू एस्ट्रिक P बस, अब यहाँ पे क्या होता, मैंने यहाँ पे चेंज किया। अब ये जो P जो मेमोरी लोकेशन पे पॉइंट कर रहा है, उस पे अगर मैंने 10 और ऐड कर दिया, ये किस पॉइंट कर रहा था 5 पे, तो यहाँ पे A में 5 की जगह 15 हो जाएगा। मेन प्रोग्राम में भी A की वैल्यू चेंज हो जाएगा अगर यहाँ पे मैंने कुछ चेंज किया P में। तो ये फंडा होता है कि भाई अपन क्यों यूज कर, ये एक वेरिएबल A है मेमोरी में जिसकी लोकेशन है 2000, और उस पर अपन ने वैल्यू दे रखी 5। पॉइंटर P क्या कर रहा है, ये जो लोकेशन है इसको स्टोर कर रहा है। अब अगर मुझे A को अपडेट करना है P के थ्रू, तो अब मैं कैसे करूंगा, यहाँ पे डी रेफरेंस करूंगा। जब मैं यहाँ पे डी रेफरेंस करता हूँ, ये इस पे चेंज आएगा। इसमें जो लोकेशन है ना, डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर का काम क्या है, जो इसके राइट में जो वेरिएबल है, वो जो आपके पास नंबर है ना, उस लोकेशन पे जा, और उस लोकेशन पे जो भी वेरिएबल पड़ा है ना उसको अपडेट कर। तो अगर मैं P इक्वल टू P+10 लिखूंगा, तो ये 2000 की जगह 2010 लोकेशन को पॉइंट करेगा। लेकिन अगर मैं एस्ट्रिक P इक्वल टू एस्ट्रिक P+10 लिखूंगा, तो ये 5 की जगह 15 कर देगा। तो P और A में तो ये रिलेशन है कि भाई A तो खैर P से कोई रिलेटेड नहीं है, A को तो A तो अपना मस्त मौला है। लेकिन अगर मैं P में कुछ छेड़छाड़ करता हूँ, तो वो भी होगी, क्योंकि ये पॉइंट इसको कर रहा है। ये तो प्रोटोटाइप दिया है। अगर मैं अब इस चीज को, अगर मैं इसकी जगह यहाँ पे प्रिंट, यहाँ पे ये लिख देता फंक्शन, मैं मेन से ऊपर अगर ये लिख देता, तो प्रोटोटाइप देने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रोटोटाइप देने की जरूरत सिर्फ मेन से ऊपर पड़ती है। अगर आपने उससे ऊपर ही फंक्शन डिफाइन कर दिया है, तो आपको अलग से प्रोटोटाइप देने की जरूरत नहीं है। कोई कोई लोग ऐसे भी करते हैं कि मतलब ये प्रोटोटाइप मेन के अंदर देते हैं, वो भी चलता है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होती, ऐसे भी रहता है। अब मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ तुम्हें कंपाइलर पे, जिसमें तुम्हें कॉल बाय वैल्यू भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कॉल बाय रेफरेंस भी। हाँ, तो मैंने एक प्रोग्राम बनाया है जिसमें मैंने एक F1 फंक्शन बनाया है जो कि कॉल बाय वैल्यू से चल रहा है। F2 बनाया है जिसमें अपन कॉल बाय एड्रेस से भेज रहे हैं, ठीक है। अब मैंने A और B लिए 5 और 10। मैंने F1 में A और B को भेजा, और फिर मेन में उनकी वैल्यू प्रिंट कराई A और B की। और फिर C और D भी एक वेरिएबल्स लिए, उसमें भी 5 और 10 लिया, और उसको फिर मैंने एज ए कॉल बाय रेफरेंस भेजा F2 में। F2 में इन दोनों में क्या, F1 और F2 में इन दोनों की मैं +1 +1 कर रहा हूँ, इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। और फिर दोनों को मेन में प्रिंट करा रहा हूँ C और D की वैल्यू। तो अभी देखते हैं इसका क्या आउटपुट आता है, ठीक है। हाँ, तो अब इसमें A और B में क्या वैल्यू है, 5 नहीं रहेगी, क्योंकि मैंने इसको फंक्शन में भेजा। फंक्शन में A और B की वैल्यू प्लस प्लस की, यहाँ पे A भी किया, मतलब इसमें भी प्लस प्लस किया और इसमें प्लस प्लस किया। तो यहाँ पे अगर मैं A और B को प्रिंट कराता फंक्शन के अंदर, तो यहाँ पे आता 6 और 11। लेकिन मैंने यहाँ नहीं कराया, मैंने मेन में गया और जो मेरे ओरिजिनल वेरिएबल्स थे और भी उसको प्रिंट कराया, तो उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया ना, वो तो अभी 5 और 10 ही है। फिर दूसरे केस में क्या देखा कि C और D को मैंने एज अ कॉल बाय एड्रेस भेजा। मैंने यहाँ पे एड्रेस भेजा एंड सी से और एंड डी से, और यहाँ पे रिसीव किया पॉइंटर में। पॉइंटर में मैंने सेम नेम के ले लिया, वो वर्ल्ड लोडिंग का कॉन्सेप्ट है, वो बाद में सीख जाना, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे मैंने इस चेंज किया है, वो यहाँ भी आपको दिखे मेन प्रोग्राम के अंदर जब मैंने प्रिंट करा।
तो ये कॉल बाय रेफरेंस का फंडा है और वो कॉल बाय वैल्यू का फंडा है। अब अपन पढ़ते हैं फंक्शन अपन यूज क्यों करते हैं, मतलब यूजेस क्या है फंक्शन के, एडवांटेज क्या है फंक्शन के। तो ये वैसे तो बहुत सारे होते हैं, मैंने ग्रुपिंग में 4 ही निकाले। एक तो ये है ना, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग को बहुत फैसिनेट करता है। अब मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग क्या होता है, कोई भी अच्छा प्रोग्रामर होता है ना, वो एक ही प्रोग्राम को एक ही पूरे ब्लॉक ब्लॉक ऑफ कोड में नहीं लिखता, वो उसे अलग अलग मॉड्यूल्स में डिवाइड करके लिखता है, ताकि अगर कुछ एरर हो तो एरर अच्छे से आपको पता चले कि भाई हाँ इस छोटे से सेगमेंट में एरर आ रही, तो उसको मैं ठीक करके ठीक कर सकता हूँ। उसको पूरे प्रोग्राम को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यार अगर एरर आई कि फंक्शन में गड़बड़ है, तो आराम से वो फंक्शन में ठीक करके अपन आगे बढ़ सकते हैं ना। नहीं तो अगर आप फंक्शन का यूज नहीं करोगे और पूरे उस ब्लॉक को मेन के अंदर ही लिख दोगे, तो फिर वो तो एरर देगा कि आपके पूरे प्रोग्राम में एरर है, फिर आपको ढूंढने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मॉड्यूलर अप्रोच यही कहती है कि आप प्रोग्राम को जितना हो सके छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड करके करो। तो ये होता है। दूसरा है रिडक्शन इन अमाउंट ऑफ वर्क एंड डेवलपमेंट टाइम। अब जैसे ये तो बहुत छोटा प्रोग्राम था, इसमें तो तुम्हें पता नहीं चलेगा कि डेवलपमेंट टाइम और अमाउंट ऑफ वर्क क्या होता है। आगे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आएंगे, उसमें जब तुम अगर खाली एक ही ब्लॉक के अंदर बहुत सारा काम कर रहे हो, ऐसे भी होता है फंक्शंस के अंदर रिकर्जन भी होता है। अब फंक्शंस के अंदर तुम दो मतलब अलग एक और फंक्शन भी कॉल कर सकते हो, नेस्टिंग ऑफ फंक्शंस, वो भी होता है। अपना डेवलपमेंट टाइम कम करने के लिए प्रोग्रामर्स ही यूज करते हैं। अगर आप एक ही जगह पे सब कुछ गचड़ पचड़ कर दोगे, सब एक ही ब्लॉक में लिख दोगे, तो वो लाइन बाय लाइन पढ़ता रहेगा पढ़ता रहेगा पढ़ता रहेगा। जब आप फंक्शन कॉल करते हो तो वो फंक्शन जब करता है, तो उसमें डेवलपमेंट टाइम भी आपका बचता है, और मतलब साफ सुथरा आपको दिखता है कि मतलब हाँ इस ब्लॉक ऑफ कोड में ये काम हो रहा है, उस ब्लॉक ऑफ कोड में ये काम हो रहा है। तीसरा मैंने बता ही दिया, वो फंक्शन डीबगिंग एरर वाला। और बाकी चौथा भी यही कि काम आसान हो जाता है अपना समझना कि क्या हो रहा है। अब रितेश पढ़ाएगा, ठीक है, ओवर टू यू। तो अपने शायद दो ही प्रोग्राम मेरे को याद है, मैंने खोल के नहीं देखी, लेकिन मेरे को जहाँ तक याद है अपने दो ही प्रोग्राम बच रहे थे, एक एलसीएम और एक एचसीएफ। ठीक है, सुनो। एलसीएम का सबसे पहले देखते हैं। एलसीएम का मतलब क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो मान लो 6 है, ठीक है। इन दोनों का अपन को लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकाला, तो कॉमन सी बात है वो 6 से तो बड़ा ही होगा, है ना? क्योंकि एलसीएम में क्या होता है, जैसे 6 मतलब दोनों किसके मतलब कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों की टेबल में आएगा, ठीक है। तो 6 से तो बड़ा ही होगा जब भी 6 की टेबल में आएगा, बाकी 6 की टेबल में आने ही नहीं। तो उसका तो सीधा सा प्रोग्राम है, 6 से लूप शुरू करो और आगे जाने दो जहां तक जा रहा है, और जो जो भी नंबर दोनों से डिवाइड हो जाए वो इनका एलसीएम हो गया। जैसे ही 30 आएगा तो 6 भी डिवाइड हो जाएगा उससे और 5 भी डिवाइड हो जाएगा। लेकिन मान लो, अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, मैंने इनपुट डाला 2 और 9 9 9 9 9 9 9, मेरी इच्छा हुई जितने 9 लगा दिए मैंने, ठीक है। लेकिन ये तो डिवाइड हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, अपन अजीब सा कोई नंबर लेंगे, दो प्राइम नंबर ले लेंगे। हम ले लिए बड़ा सा कोई नंबर है 4 डिजिट का, एक ये कोई नंबर ले लिया n1, और एक बड़ा सा प्राइम नंबर ले लिया नंबर, ठीक है। अब जो इनका एलसीएम क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट। उसके अलावा तो कोई और एलसीएम हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसा कोई नंबर नहीं जिनसे दोनों डिवाइड हो। तो नंबर आ गया तो प्रोग्राम क्रैश कर जाएगा, वो कम टाइम में सॉल्व नहीं कर पाएगा उसको। ठीक है, तो अपन एक दूसरा तरीका देखेंगे, उसके लिए एलसीएम का नया तरीका बताता हूँ। तब तक अपन पहले देखते हैं एचसीएफ या जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक है। तो जीसीडी निकालना है अपन को। वो वो नंबर दोनों को डिवाइड कर दे, ऐसा है। मान लो जैसे 5 6 वापस अपन लेते हैं, ठीक है। 5 6 लेते हैं, तो वो नंबर 5 से बड़ा होगा, मतलब 5 से छोटा होगा हमेशा, क्योंकि अगर 5 से बड़ा हो गया तो 5 को डिवाइड ही नहीं कर सकता कोई। 5 6 का कोई जीसीडी आएगा ही नहीं, कोई कॉमन नंबर नहीं जिससे दोनों डिवाइड होता है, ठीक है। तो बड़ा नंबर लेते हुए अच्छा था, 8 और 4, चलो ठीक है, 8 और 4 लेते हैं अपन, ठीक है। तो अपन को पता है कि जीसीडी जो होगा वो हमेशा 4 से छोटा होगा। जो इसका जीसीडी है वो क्या होगा, हमेशा 4 से कम होगा। क्लियर हो गया ये चीज? ये चीज हमको ध्यान रखनी है। अब हम क्या करेंगे, 4 तक लूप चला दो, और जो भी नंबर दोनों को डिवाइड कर दे वो क्या हो जाएगा, वो जीसीडी हो जाएगा इन दोनों का। वो नहीं, जो मैक्स होगा उससे अपन लास्ट तक चेक करना है। अगर उससे कोई बड़ा नंबर डिवाइड कर गया तो वो मैक्स हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब इसमें कितना टाइम लगेगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम, जैसे अगर 4 है तो 4 बार अपन को चेक करना पड़ेगा। अगर यहाँ बड़ा सा नंबर आ गया 6 डिजिट का, तो उतनी क्या पता उससे जस्ट पहला वाला नंबर दोनों को डिवाइड करता हो, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी चीज हो गई, मतलब बहुत टाइम लग जाएगा हमको जीसीडी। तुम बड़े नंबर्स का जीसीडी निकालना, तुम्हारे कंपाइलर धोखा दीजिएगा।
तो उसके लिए यूक्लिडियन का नाम सबने सुना होगा, ठीक है, यूक्लिड्स की बहुत एल्गोरिथम है। तो एक और एल्गोरिथम उसने दी थी, ठीक है। उसको दो तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसको पढ़ के यूक्लिडियन ने ये बोला था कि भाई कोई भी नंबर है, ठीक है, कोई भी दो नंबर है, 8 और 4, मान लिया अपन 4 और 8 ही लेके चलते हैं, ठीक है। उनको आपस में सीडी चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो उसने क्या बोला, भाई एक काम करो, जो बड़ा नंबर है ना उससे छोटा वाला माइनस करो, ठीक, और वापस उस बाकी जो नंबर आ रहे हैं उनका जीसीडी निकालो। तो अपन को मान लो 4 और 8 का जीसीडी निकालना, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, बड़े वाले में से छोटे को माइनस कर दो, ठीक है। तो 8 - 4 कितना आ गया, 8 आ गया। तो 4 और 4 का जीसीडी निकालो, ठीक है। अब 4 जैसे ही ये दोनों इक्वल आ जाए, उसने क्या बोला था कि जैसे ही दोनों नंबर इक्वल आ जाए तो वो जीसीडी है, ठीक है। अब अपन को नंबर लेते हैं, जैसे 15 और 25 किसी ने एग्जाम्पल दिया, ठीक है। अपन को 15 में से ये 15 रहेगा, छोटा है इसलिए। 15 है तो कितना है, 10, ठीक है। अब छोटा कौन सा है, 15। 15 में से 10 गया तो 5, और ये कितना आया, 10। 10 में से 5 गया तो 5, या जैसे 5 आ गए, क्या बन गया ये हमारा हो गया जीसीडी, समझे। तो मान लो जैसे 15 का था, चलो 5 मिल जाता, अगर कोई प्राइम नंबर होता है तो तुमको वहां से वहां तक जाना पड़ता, ठीक है। अभी भी तुमको कितनी कॉल लगानी पड़ी, 5। कितने नंबर, अगर तुमको 5 तक भी जाना है, इसका 5 है जीसीडी, तुम 1 के लिए चेक करोगे, 2 के लिए चेक करोगे, 3 के लिए चेक करोगे, 4 के लिए चेक करोगे, 5 के लिए चेक करोगे, 5 बार जाना पड़ा। लेकिन यहाँ कितनी बार, 1 2 3, ये तो पहला कॉल था, इसको तो काउंट ही नहीं करते, 1 2 3, 3 कॉल में। तो मान जब ये फर्क ये मैं बताता हूँ तुमको, ये चेंज इतना लाता है। ये कोई भी क्वेश्चन है जीसीडी का, अगर सॉल्व करोगे तो एन टाइम में होगा। अगर आपको जो मिनिमम नंबर है, एन कौन सा मिनिमम नंबर, उतने टाइम में सॉल्व होगा। लेकिन ये जो इक्वेशन है वो तुमको लॉग एन में करके देगी वो चीज। एन क्या है, दोनों में से जो मिनिमम नंबर है, ठीक है। तब तुम खुद सोच लो, जब इनपुट बहुत बड़ा हो जाए, 1000 2000 हो जाए, तो ये एन कितना और लॉग उससे कितना कम होगा, ठीक है। बता देता हूँ, जैसे 1000, तो 1000 की वैल्यू 1000 इटरेशन जाने पड़ेंगे उसको, और लॉग 1000 कितना, 6.9 है, 6 7 इटरेशन में अपना आंसर आ जाएगा। ये यूक्लिडियन, ठीक है। यूक्लिडियन ने और अच्छा चीज बताया, यार तुम माइनस कर रहे हो, बड़े नंबर है, माइनस करोगे तो लफड़ा पड़ेगा, एक बड़ा आ गया एक छोटा है, ठीक है। तुम कब तक छोटे छोटे नंबर माइनस करोगे, है ना। मान लो ये 1000 आ गया, ठीक है, और इधर आ गया 6 7 8, ऐसा कुछ आ गया। तुम कब इसमें से 8 माइनस करोगे, बड़ा ही आएगा हमेशा, फिर तुम 8 माइनस करोगे, फिर बड़ा ही आएगा। तुम जब तक छोटा नंबर आएगा तब तक बहुत बहुत टाइम आ जाएगा। ये उन नंबर्स के लिए जो आपस में आसपास, लगभग आसपास है, ठीक है। तो नहीं यार, उसने ये पढ़ना तुम खान अकेडमी वाला, इसने बताया था कि जब आप तुम दो नंबर को ना डिवाइड भी कर देते हो ना, अगर तुम आपस में डिवाइड, पूरा पढ़ना, तुमको कुछ नहीं करना है। क्या बोला है कि अगर ए 0 है तो जो बचा हुआ बी है वो जीसीडी हो जाएगा, अगर बी 0 हो जाता है तो ए जीसीडी हो जाएगा, ठीक है। और अपन को काम क्या करना है, बार 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 राइट ए इन क्वेश्चन रिमाइंडर फॉर्म। ये क्वेश्चन रिमाइंडर फॉर्म है, तुमको पता है, ए इज इक्वल टू बी डॉट क्यू प्लस आर, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, 270 लिया, 192 लिया, ठीक है। दोनों को ए 0 नहीं है, बी 0 नहीं है, ठीक है। तो काम करना पड़ेगा। अब अपन डिवाइड करेंगे, किसको, बड़ा छोटे से डिवाइड किया, डिवाइड किया, क्या आया, 1। क्वेश्चन बना है, रिमाइंडर क्या है, 78, ठीक है। अब अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, 290 रिमाइंडर फॉर्म में लिखा। अब अपन किसका लिखेंगे, इसका 192 और 78, इसका जीसीडी नहीं, समझ गए। फिर से वही प्रोसेस करेंगे हम, ठीक है। फिर क्या हमको क्या लिखना है, यहाँ पर हमको लिखना है जो नंबर जिससे डिवाइड किया था, और यहाँ अपन को लिखना है जो क्वेश्चन था, जो रिमाइंडर आया था, ठीक है। मॉड्यूलस करना है, ऐसे लिखना है अपन। जैसे यहाँ पे क्या था, 198, टू टू और 198, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इस जगह पे लिखना है 198 जो छोटा था, ठीक है, और इस जगह पे क्या लिखना है, 270 मॉड्यूलस 90, समझ गए, 198 सॉरी, ठीक है।
सेम जो नेक्स्ट आएगा उसमें इसका मॉड्यूलस लिखना है, और इधर मॉड्यूलस लिखना है इस नंबर का, और इधर ये वाला नंबर निकला है, ये जो नंबर आएगा छोटा 78 इधर आ जाएगा, और इधर आ जाएगा 78 198 मॉड्यूलस 72। समझे? अपन को खाली ऐसी कंडीशन लिखनी है, फॉर ए इज नॉट इक्वल टू 0, और या ए और बी अपन को दोनों में से देखना है, बी 0 ना, बी इज नॉट इक्वल टू 0। तब तक लूप चलाते रहना है। क्या लूप चलाना है? बार बार कि ए तो हो जाए बी, ठीक है, पहले अपन को हाँ टैब में स्टोर कर लेना, टैब को स्टोर कर लो ए में, अब बी, समझे? और ए क्या बी, वो एक तो फर्जी है, ठीक है। ये दोनों बार बार अपन को उनको अपडेट करना है, फिर लास्ट में क्या चेक कर देना है, इफ ए इज इक्वल टू 0, अगर ए 0 है तो बी प्रिंट कर देना, ठीक है। वैसे ही मैं बता रहा हूँ खाली तुमको ऐसे ही, और ए प्रिंट कर देना, समझ गए? जैसे 0 होगा ब्रेक हो जाएगा, ये लोग फोर नहीं भाई लगाएंगे अपन। ठीक है? ऐसा छोटा इतना इजीली काम हो जाएगा तुम्हारा, और तुमको पता चलेगा, बड़े बड़े नंबर्स डाल के देखना, तब तुम्हें पता चलेगा कि लॉग एन और एन में कितना अंतर आ जाता है। ठीक है सबको? अब अपन सीखते हैं जो आज अपन सीख रहे हैं, एरेस और स्ट्रिंग्स, ठीक है। ये मान लो मेरे पास कोई एरे, ठीक है, ठीक है, ये एरे है। अब यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट है, उसका एड्रेस मैं तुमको बता रहा हूँ, ठीक है। क्या है? 2000। फर्स्ट एलिमेंट है 5, इंडेक्स क्या लिख रहा हूँ? 0 1 3 4 5 6, ठीक है। अब ये पॉइंटर का क्वेश्चन है, ठीक है। ये इस एरे का नाम है ए आर आर, ठीक है, ये ए आर, ये एरे है हमारा, ये एरे है 2000, इसका एड्रेस है। अब मैंने एक था, अब मैंने ये स्टेटमेंट लिखा, p इक्वल टू ए आर आर। अब मुझे बताओ p की वैल्यू क्या होगी, p ने क्या स्टोर कर रखा होगा? मैं स्टार p की वैल्यू नहीं पूछ रहा, मैं p की वैल्यू पूछ रहा हूँ। p में क्या आ गया? 2000, ठीक है। ये जो एड्रेस होता है ना, ये हर बिट का अपना होता है, ये बात याद रखना, हर बिट का अपना एड्रेस होता है, ठीक है। अब मुझे यहाँ मैंने 6 लिखा है, ठीक है। मैं ये पूछ रहा हूँ तुमसे कि एरे एरे 1 का एड्रेस अगर मैं p में स्टोर करता हूँ तो ये क्या वैल्यू होगी? इसकी साइज कितनी है? ये क्या है, एक इंटीजर है, फ्लोट है, क्या इंटीजर है? इसकी साइज कितनी है? 4 बाइट की। तो भैया अगर ये 2000 पे बैठा है तो आगे की 4 बाइट तो उसने ले रखी होगी, ये 4 बाइट लेके बैठा होगा ऐसे, ये 2000 लेके बैठा होगा, ये 2001 लेके बैठा होगा, 2 लेके बैठा होगा, 3 लेके बैठा होगा। तो इसका एड्रेस क्या हो जाएगा? हाँ, 4, 2 भी हो सकता है, हाँ, क्योंकि किसी किसी में इंटीजर 2 का होता है। 2004, 2004 होगा इसका एड्रेस, एक बिट इसने खुद ने 2004। तो नेक्स्ट का बता दो, अब तो फिर हलवा ही होगा। ये चीज क्लियर हुई तुम्हें? ये पॉइंटर्स का खेल। अब कोई मुझे बोल रहा था ना वहां पे कि यार अगर अपन स्टार, अगर अपन बी प्लस प्लस कर दे तो क्या होगा? तो जब तुम प्लस प्लस करोगे ना, तुम एक बात बता, तुम यहाँ से प्लस प्लस करते हो तो नेक्स्ट एलिमेंट पे जाते हो ना, तुम अगर इसके अंदर 0 लिखा होता है, प्लस प्लस करते हो, नेक्स्ट एलिमेंट में चले जाते हो। तो तुम अगर पॉइंटर है, ठीक है, इंटीजर है, मान लो इंटीजर पॉइंटर है, और वो 2000 को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अगर तुमने उस पॉइंटर को प्लस प्लस कर दिया ना, तो वो कहाँ चला जाएगा? डायरेक्ट 2004 पे। ये ध्यान रखना, ठीक है। अगर तुम उसको वापस प्लस प्लस करोगे तो वो 2008 पे जाएगा डायरेक्ट, 2005 पे नहीं जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि भाई मैं इंटीजर हूँ, उसको पता है मैं इंटीजर हूँ, मैंने 4 जगह तो मैंने घेर रखी है, तो मैं अगली जगह पे जाऊंगा ना डायरेक्ट, जो अगला जगह खाली है, तो वो प्लस प्लस करके वहां जाता है, ठीक है। ये एरे का काम है, डायनेमिक एरे से बनती है, अभी बताएंगे अपन कैसे बनती है, ठीक है। तो ये एरे का कॉन्सेप्ट हो गया, एरे तुम समझ गए, एरे में एड्रेस कैसे स्टोर होता है, ये याद रखना चीजों को, ये ऐसे काम करती है। अगर कैरेक्टर होगा तो फिर वो 1 1 ही बढ़ेगा, ठीक है, ज्यादा नहीं बढ़ेगा 1 1, क्योंकि कैरेक्टर 1 में स्टोर होता है, ठीक है। ये एरे होगी। अब मान लो मुझे 10 स्टूडेंट का रोल नंबर और मार्क्स स्टोर करने हैं, ठीक है, ठीक है। मान लो आपको 10 बंदों का रोल नंबर और 5 सब्जेक्ट के वो स्टोर करने हैं, ठीक है। मार्क्स कैसे करोगे? एरे बनाओगे कि 5 1 2 3 4 5, पहले 5 एलिमेंट्स एक बंदे के, दूसरे 5 एलिमेंट्स अगले बंदे के,
तीसरे 5 एलिमेंट अगले बंदे के, ऐसे करोगे क्या? नहीं, नहीं कर सकते, ये चीज पॉसिबल नहीं है, बेकार चीज है ये तो। ठीक है, तो इसके लिए कंसेप्ट आया, जैसे टेबल बनाते हैं अपन, टेबल बनाते हैं ना बहुत बड़ी। ठीक है, सॉरी सॉरी अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही हो तो। ठीक है, अब ये टेबल है, ठीक है, अब तुम देखो ये एक एरे है, ये एक एरे है ना, ये भी एक एरे है, 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 ठीक है। तुम ऐसे देखो, ये भी एक एरे है, तो मैं क्या बोल दूं, ये एरे ऑफ एरे है, ये टेबल क्या हो गई, एक एरे ऑफ ऑल द एरेस। ठीक है, एरे डाटा टाइप का एरे, ये इंट का एरे था, उसके अंदर एक एरे का एरे आ गया। तो एरेज ऑफ एरे, इसको क्या बोलते हैं, मल्टी डायमेंशनल एरे। पहले हमारी एरे को क्या एक ही डायमेंशन था, वो ऐसे एक्स डायमेंशन में ग्रो हो रही थी, ठीक है। अब हमारे के पास एक्स भी है और हमारे पास वाई भी है। इसको एक्स दे देते हैं, अच्छा लगेगा, इसको वाई देते हैं, बाद में बताऊंगा क्यों दिया मैंने। ठीक है, अब अपन एरेज ऑफ एरेज में वैल्यू कैसे डालेंगे, ठीक है। 0 0, इसका रो कौन सा, 0, कॉलम कौन सा है, 1, रो 0 कॉलम 2, रो 0 कॉलम 3, ऐसे नीचे जाए तो रो 1 कॉलम 0, रो 1 कॉलम 1, रो 2 कॉलम 0, रो 2 कॉलम 1, रो 2 कॉलम 2, रो 2 कॉलम 3, अब पूरी है, ठीक है। हम देखो हमें कुछ नंबर्स मिल गए, ठीक है, हमको एक डायनेमिक एरे बनानी है, तो वो कैसे बनेगी, हमने एरे लिखा, अब यहाँ डाल दो रो का नंबर और यहाँ डाल दो कॉलम का नंबर, क्या हो गया, ये हो गया रो का नंबर कॉलम। अब तुम्हें जैसे 0 2 0 चाहिए, तो यहाँ 2 डाल दो, यहाँ 0 डाल दो, तो अब तुम यहाँ पहुंच गए। ये एक्चुअली करता क्या है, मान लो मैंने एक इनिशियलाइजेशन कर रहा था, ठीक है, मैं मान लो मैं इनिशियलाइजेशन कर रहा हूँ, ठीक है, उसमें मैंने लिखा एरे ऑफ 10 ऑफ 8, ठीक है, 10 एरेज ऑफ 8, 10 एरेज ऑफ 8 एलिमेंट्स, मतलब 8 एलिमेंट की कितनी, मेरे को 10 रो चाहिए, ठीक है, ऐसे, और एक में 8 कॉलम्स होने चाहिए। तुमने एक तरीके से टेबल बना ली बढ़िया सी, एरे बन गई, मल्टी डायमेंशनल एरे हो गई। मैट्रिक्स डाल सकते हैं ना अब अपन। अब डायमेंशन ऐड करने के लिए पता है, ऐसे ब्रैकेट बनाते रहो, यहाँ पर एक और डायमेंशन बना दो, पीछे इसके, ये पीछे इसके आगे नहीं है, यहाँ पे एक और टेलम और यहाँ पे एक रो बना दो सेक्शन, तो ये जेड हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा, मतलब वाई हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा, समझ लो यार, ठीक है। तो वैसा भी कर सकते हो, वो अपन उस डीप लेवल तक जाएंगे नहीं, तुमको काम करना उस डीप लेवल पे तो कर सकते हो, ठीक है। किसी को सही में मजा आ जिंदगी में तो करो, ठीक है। अपन को एक मल्टी डायमेंशनल एरे का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट अपन ने क्लियर कर दिया, ठीक है, ठीक है। अब हमारे पास एरे बना दी, उसके अंदर अपन मैट्रिक्स भी बना सकते हैं, ठीक है, ये सबको क्लियर हो गया। अब बात करते हैं स्ट्रिंग की। स्ट्रिंग क्या होता है, एरे ऑफ, ठीक है, ये कैरेक्टर का एरे, कोई भी एरे बनाया, उसके अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स भर दिए, तो वो स्ट्रिंग बन गया, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर हमने कैरेक्टर डाल दिए तो उसका array हो गया, ठीक है। अब अपने कैरेक्टर एरे बनाना सीखा था, अब अपन कैरेक्टर एरेस के साथ खेलेंगे, ठीक है। एक एक लाइब्रेरी होती है, इसको बोलते हैं स्ट्रिंग डॉट एच, हमने बताया था लाइब्रेरी के बारे में, ये बहुत ही बढ़िया लाइब्रेरी है, मजा आ जाएगा तुमको, ठीक है। अपन देखते हैं, ठीक है। जैसे मैं इंक्लूड कर देता हूँ पहले, ठीक है, अपन अब दो बनाते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग वन स्ट्रिंग टू, ठीक है। तो अपन को कैरेक्टर की चाहिए str1, इसमें मैं क्या डाल रहा हूँ, रितेश, ठीक है। और यही अपन दूसरी str2 बना देते हैं अपन, ठीक है। क्या इसमें डालूंगा मैं, शर्मा, हाँ सही, ठीक है, शर्मा, रितेश शर्मा मैंने डाल दिया। अब मुझे मान लो इसको कंबाइन करना है, ठीक है, तो अपन एक और बना लेते हैं, क्या बनाते हैं, str3, पहले कंबाइन नहीं करते, पहले अपन कॉपी कर लेते हैं। str में क्या मिस्टेक है, किसी को दिखी, बनाना भूल गए भैया, डब्बे नहीं बनाओगे, और हमेशा साइज स्पेसिफाई करना अच्छी चीज होती है। अपन इसकी डाल देते हैं 25, इससे ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। अब मान लो मुझे क्या करना है, कॉपी करना है, क्या करना है, इसको पूरे को इधर कॉपी करना है, ठीक है। अपन अगर तो इंटीजर है, ठीक है, इंट एक्स इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू 3, उसको जेड में कॉपी करना है, ठीक है, अपन इनके साथ सीखेंगे, ठीक है। अपन को एक्स को जेड में कॉपी करना है, क्या लिखते हैं अपन, जेड इज इक्वल टू एक्स, हो गया कॉपी, हो गया ना, z इज इक्वल टू एक्स लिखा,
प्रिंट एफ अपन एक्स जेड की वैल्यू प्रिंट कराते हैं, स्ट्रिंग डॉट सी रन, क्या है 2, कॉपी होगी वैल्यू बिल्कुल हलवा, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, अपन स्ट्रिंग भी ऐसे कॉपी करके देखते हैं, str3 इज इक्वल टू str, अपन ये क्या प्रिंट करेंगे, str3 परसेंटेज डी नहीं परसेंटेज एस, ठीक है। F11 दबाया, क्या इशू आ गया, ओह एरर आ गया, असाइनमेंट टू एक्सप्रेशन विद एरे टाइप, कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ठीक है। अपन डीए बना लेते हैं, चलो किसी को लग रहा होगा भैया ये आपने ऐसे मतलब एरे वाला फॉर्मेट तो बनाया नहीं, फिर भी ट्राई कर लेते हैं एरे। यहाँ पर कोई वैल्यू देनी पड़ेगी, मान लो अपन ने 10 दे दिया, ठीक है, अपन को चूले अपन ने 10 F11, क्या प्रिंट हुआ, ये क्या है समझ ही नहीं आ रहा, ठीक है। तो एक तरीके से ये क्लियर हो गया कि कॉपी तो नहीं हुआ, हुआ क्या, नहीं कॉपी नहीं हुआ। तो अब स्ट्रिंग को कॉपी करने के लिए हम क्या करें, ठीक है, एक तो है लूप चलाओ, यहाँ से 10 0 से 6 तक चलाओ और इसके अंदर डाल दो सारी वैल्यू, ये कर सकते हो। हम लूप चलाएं 0 से लेके 6 तक और इसके अंदर भी 0 से लेके 6 तक ये वैल्यू डाल दें, कर सकते हैं ये चीज। तो लूप से तो अपन कर ही सकते हैं। तो अपन दूसरी चीज देखते हैं, अपन एक फंक्शन देखते हैं, फंक्शन सीखे तुमने अभी, तो ये स्ट्रिंग डॉट एच क्या है, इसमें फंक्शन है ढेर सारे, ये देखो इतने सारे फंक्शन है इसके अंदर, वो खत्म नहीं होते, बहुत सारे इन्होंने कम दे रखे हैं, ठीक है। उसके अंदर से अपन एक देखना, यहाँ पे कुछ दिख रहा है str कॉपी, कॉपी इज द स्ट्रिंग पॉइंटर टू सोर्स टू डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन से सोर्स। अब इसमें क्या क्या चाहिए पहले देखो, कैरेक्टर स्टार कॉपी चाहिए, एक स्टार मतलब पॉइंटर चाहिए, पॉइंटर चाहिए, पॉइंटर चाहिए। यहाँ को पॉइंटर दिख रहा है, बनाया क्या अपन ने, अब मैं बताता हूँ तुम्हें जादू। जब ये जो एरे होती है ना, मैंने यहाँ पे क्या एड्रेस बताया था, मान लो इसका एड्रेस 5 है, तो ये पॉइंटर क्या स्टोर कर रहा था यहाँ पे, तो 2000 स्टोर करा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं बेस एड्रेस, ये क्या हो गया, बेस एड्रेस हो गया। तो इसको अपन ने जब पॉइंटर ट्रीट कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो खाली एरे लिखा हुआ है ना, ये चीज क्या है, पॉइंटर है, कहाँ तक, इस बेस तक, ठीक है। अपन अभी लिख के देखते हैं, अपन को क्या कॉपी करना है ना, करके देखते हैं। अपन क्या करेंगे कि अपन को str3 में कॉपी करना है, क्या कॉपी करना है, str नहीं, अपन को str3 में कॉपी करना है, तो फंक्शन क्या है, str है, str कॉपी, अपन को पहले के लिए डालना है। पहला क्या है अपना डेस्टिनेशन, देखो यहाँ आ भी गया, सिंटेक्स आ गया पूरा, डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन क्या है हमारा, str3 और सोर्स क्या है हमारा, str1, ठीक है। लेट्स सी क्या आता है, F11, क्या प्रिंट हुआ str3 में, रितेश कॉपी हो गया। तो हमने अभी ये वाला देखा strcpr, ठीक है, ठीक है, strcpy देखा अपन कॉपी कर पाए। अब अपन देखते हैं यार, मेरे को इस स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है, ठीक है, मेरे को इस स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है। एक तरीका क्या है, लूप चलाऊं काउंट करूं, ठीक है, ये बेसिक तरीका है। लेकिन हमारे पास एक और फंक्शन है, क्या है, अब जेड में स्टोर करेंगे, ठीक है। देखना फंक्शन ढूंढो, str len, ये रहा, ये क्या है देखो, str len, क्या इसको चाहिए, एज ए आर्ग्यूमेंट क्या चाहिए, स्ट्रिंग कैरेक्टर, कैरेक्टर स्ट्रिंग चाहिए इनको, ठीक है। कंपेयर द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग अप टू बट नॉट इंक्लूडिंग द टर्मिनल नल कैरेक्टर। ये चीज मैं तुमको बताना भूल गया था, ये बताता हूँ। जब तुम स्ट्रिंग स्टोर करते हो, ठीक है, रितेश, RITESH, ठीक है, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ठीक है। इसके बाद एक कैरेक्टर और स्टोर होता है स्ट्रिंग के अंदर, उसको बोलते हैं नल कैरेक्टर, 0 1/0, ठीक है। अगर तुम इनपुट लेते हो ना, तब अपन को ये /0 अलग से डालना पड़ता है, ठीक है। मैंने जब बताया था उसके अंदर, वरना क्या इसको पता नहीं चलेगा, ये /0 क्या बताता है, ये जो हमारा एस लगा रहे हैं हम या कुछ भी यूज कर रहे हैं str कॉपी, ये /0 बताता है कि भाई यहाँ स्ट्रिंग खत्म हो गई। और अगर अपन ऐसा ना लगाए तो क्या होता है, वैसे इशू नहीं होना चाहिए, लेकिन हम ट्राई करके देखते हैं। एस अपन एक str4 लेते हैं, str3 ले लेते हैं, ठीक है। और इसके अंदर अपन ऐसे वैल्यू डालेंगे, अपन कैसे डालेंगे, ठीक है, ये मैं ट्राई कर रहा हूँ, शायद इससे होता है, स्किप किससे होता है, ठीक है। और str25 मैं यहाँ के अंदर एक एक वैल्यू डालूंगा, ठीक है, r डाल देता हूँ, s डाल देता हूँ, इतना ही डालते हैं, ठीक है, अपन ज्यादा कुछ नहीं डालते हैं। मैंने इसमें एस्केप सीक्वेंस नहीं लगाया, ठीक है, लास्ट में नल कैरेक्टर ने लगा जिससे ये खत्म हो सके। एक बार रन करके देखते हैं, अच्छा ये नहीं चलता है, हाँ यही तरीका है, ठीक है।
अपन क्या क्या str कॉपी को हटा देते हैं, ये str3 है, ठीक है, अपन str कॉपी को एक बार हटा देते हैं, यहाँ पे अपन इसको कमेंट आउट कर देते हैं। इसने आगे से प्रिंट किया, मुझे पता था ये चीज, ठीक है। बाकी पहले क्या होता था कंपाइलर्स में, वो उसको पता नहीं चलता था कि एंड का होना है, ठीक है, तो ये स्ट्रिंग पूरा प्रिंट कर देता था, ठीक है। तो वो क्या करते थे, चलते रहते थे, वो प्रिंट नहीं करते, मतलब उनको पता नहीं चलता था कि स्टॉप कहाँ होना है, फंक्शंस को पता नहीं चलता था स्टॉप कहाँ होना है। तो ये प्रॉब्लम आती थी, लेकिन अब शायद नहीं आती होगी क्योंकि लोगों ने चेंज कर दिया, कंपाइलर्स चेंज हो गया, देखो, इसलिए जब से हमको ये सिखाया गया था कि नहीं होता है, ठीक है, तो अपन को याद रखना है हमेशा, लेकिन अच्छी चीज क्या है, हमको एक स्ट्रिंग लास्ट में नल कैरेक्टर डालना है अगर आप मैनुअली इनपुट ले रहे हो। अपन ने भी str कॉपी देखा, अब अपन लेंथ स्टोर करेंगे, क्या था वो str लेंथ, लेंथ किसकी डालेंगे अपन, str2 की, ठीक है। अब str2 की लेंथ देखते हैं अपन, f11 किया, अपने प्रिंट नहीं ले रखा, क्या इशू हो गया, एक्सेप्टेड दिस, प्रिंट एफ, नल कैरेक्टर का एक और चीज बताता हूँ तुमको, देखना, प्रिंट f11 6, रितेश की लेंथ कितनी है, 3 3 6, करेक्ट है, डायरेक्ट लेंथ बता रहा है तुमको ये स्ट्रिंग की, तो ये फंक्शन है, ठीक है, ओके। स्ट्रिंग लेंथ देख लिया हमने, स्ट्रिंग कॉपी करना सीख लिया हमने, और कोई फंक्शन चेक कर लेते हैं अपन, एक है, ठीक है, चल मैं चेक करते हैं, अपन को कंडीशन चेक करनी है, ये रितेश है, अपन इधर भी रितेश कर देते हैं, ठीक है, RIT रितेश, ठीक है, चल छोड़ो, ये भी नहीं करते, हाँ इसको शर्मा ही रहने देते हैं, इसको काम आएगा, ये देखो, ये STR है, अपन ने क्या किया, अभी मुझे बताओ STR3 की वैल्यू क्या है रितेश, और STR1 की वैल्यू क्या है रितेश, ठीक है, क्लियर है ये सबको, थम्स अप करो, क्लियर है तो, ठीक है, दोनों की वैल्यू सेम है, ठीक है। लेट्स चेक इफ STR1 is equal to STR2, 3 3, सॉरी सॉरी, अगर ये सही होगा तो प्रिंट एफ हो जाएगा, एल्स क्या होगा, प्रिंट एफ ठीक है, ठीक है, लेट्स सी क्या आता है, F11 करते हैं हम, क्या हुआ, ये जो इक्वल ऑपरेटर है ना, ये चेक नहीं करता, ये क्या चेक करता है, ठीक है, क्योंकि वो स्ट्रिंग को कंपेयर नहीं करता, वो इंट को कंपेयर करता है, फ्लोट को कंपेयर करता है, STR CMP का होगा, STR CMP, ये रहा, कंपेयर द स्ट्रिंग पॉइंटेड टू बाय स्टार 1 और दोनों करता है, वो या -1 होती है, ठीक है, वैल्यू रिटर्न करता है सिर्फ, ये भी ठीक है, अपनी बार खाली देखते हैं ये दो कौन सी, 0 और 1 कहते हैं अपन, अपन क्या लिखेंगे, क्या लिखना है अपन को, STR CMP ब्रैकेट के अंदर चेक करना है अपन को, STR1 STR3 इफ, ठीक है, तो अभी ये क्या रिटर्न करना चाहिए, दोनों सेम है, ठीक है, लेट्स सी क्या होता है, नहीं क्या, यहाँ पे क्या बोला, रिटर्न्स वैल्यू 0, इट इंडिकेट्स दैट STR1 इज इक्वल टू STR2, मतलब अगर दोनों इक्वल है तो ये रिटर्न 0 करता है, तो 0 होते ही अंदर वैल्यू क्या हो जाएगी, वो फॉल्स हो जाएगी, तो नॉट लगा देते हैं, मतलब 0 का नॉट क्या होता है, 1, ठीक है, तो मैंने नॉट लगा दिया तो उल्टा चलेगा, मतलब समझे, क्योंकि अपन ने क्या देखा कि 0 पे वो बता रहा है, क्या बता रहा है, ठीक है, ये चीज देख लेना, मैं बोला कि अगर STR1 लेस देन होता है STR2 तो लेस देन 0 रिटर्न करता है, अगर ज्यादा बड़ा होता है तो लेस देन, मतलब ग्रेटर देन 0 करता है, मतलब 1 रिटर्न करता है एक तरीके से, अभी 0 रिटर्न कर रहा है, हाँ, इज इक्वल टू 0 चेक कर लो, या जो मैंने लिखा था वो लिख दो, ये देखो हो रहा है करेक्ट, ठीक है, समझ गए। एक और फंक्शन बता देता हूँ लास्ट, STR, उसके अंदर क्या होता है, कॉन्केटिनेट इसको बोलते हैं, मेरी थोड़ी इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन बेकार है, तो अ, मान लो हमें रितेश शर्मा को ऐड करना है, ठीक है, तो हम वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए STR कैट का, एक सेकंड, पीछे जा, स्ट्रिंग देखना सिखा रहा हूँ कि तुम कैसे देख सकते हो, अपेंड द स्ट्रिंग पॉइंटेड टू बाय सोर्स टू द एंड ऑफ द डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन के एंड में सोर्स से वो लग जाएगा, अब यहाँ साइज 10 है तो अपन को साइज का लफड़ा पड़ सकता है, तो अपन क्या करते हैं STR3 में जोड़ देते हैं, ठीक है, तो अपन क्या कर रहे हैं STR3 में जोड़कर, STR3 में अपन किसको जोड़ रहे हैं, STR2 को, अपन को शर्मा बाद में चाहिए ना, ठीक है, तो 3 में रितेश था, उसके आगे शर्मा, लेट्स सी अपन प्रिंट करेंगे इसके बाद, प्रिंट एफ, या तो 3 आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ तक कि हमने कॉन्कैटिनेट कर दिया है, प्रिंट करेंगे, अब लेट्स सी क्या आता है, ऐसे
रितेश शर्मा आ गया, इजी पीजी है ना। तो देखो अपन ने आज स्ट्रिंग देख लिया, अपन ने आज मल्टी डायमेंशनल एरे मैंने बना के नहीं दिखाई तुमको, है ना। तो मैं मल्टी डायमेंशनल एरे दिखा देता हूँ। अपन एक छोटा सा प्रोग्राम बना देते हैं मल्टीपल इसका एरे का, ठीक है। इंट एरे 10 by 3 का अपन एरे बनाते हैं, ठीक है। तुमको अगर मल्टीपल स्ट्रिंग स्टोर करनी पड़ेगी ना, तब तुम यही करोगे, यहाँ पे कैरेक्टर ले लोगे, यहाँ पर तुम इजीली मतलब साइज डाल दो। यहाँ पे मैक्सिमम साइज कितनी होती है 25, किसी के नाम की साइज क्या होती है 25 26 30 ऐसे के आसपास होती है। यहाँ एरे बनाया। अब एक्सेस कैसे करते हैं किसी, या तो तुमको, लेकिन इसमें अगर इनपुट करना होता है ना, तो तुमको वेक्टर में लेते हैं, int लेते हैं, और अपन यहाँ पर एक, अपन को 2 पॉइंटर चाहिए होते हैं इसमें, ये गेम है, ठीक है। 2 पॉइंटर चाहिए होते हैं, वही तो अपन ने वो क्या बोलते हैं पैटर्न में अपन ये तो कर रहे थे, अपन क्या करते हैं, फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 5 मान लेते हैं, आई प्लस प्लस आई, जे इज इक्वल टू 0, जे इज लेस देन 5, वापस अपन 5 by 5 की मैट्रिक्स बना रहे हैं मान लो। हाँ, ये क्या, इसके अंदर अपन को इनपुट लेना है, कहाँ लेना है, आप देखो एरे आई के जे में इनपुट लेना है, समझे। जानता हूँ, मतलब सब में 3 आ जाएगा फिर। लेट्स सी क्या होता है, देखते हैं अपन इसको कॉपी करके, अपने को प्रिंट भी यही करना है, तो मैं इसी को कॉपी करके यहाँ पर मैं प्रिंट वाला स्टेटमेंट लिख दूंगा, ठीक है। ओके, ठीक है, F11 करा, देखते क्या प्रिंट होता है। अरे स्लैश एन प्रिंट करता है, अच्छा लगता है यार, वो भूल जाते हैं अपन, हाँ। क्या बना रहे हैं अपन, एरे डॉट सी, 5 into 100, देखो क्या अपने 5 by 5 की मैट्रिक्स की से प्रिंट करी है अपन ने, मैट्रिक्स डाल दी। अब ऐसे तुम 2 मैट्रिक्स ले लेना, टाइम पास करके एक और मैट्रिक्स ली, फिर सम करना तुमको आता है, तुमको एक्सेस करना आ गया ना, ये चीज कैसे करते हैं, तो तुम सब कुछ कर सकते हो। अब मैं तुम्हें एक चीज और बता देता हूँ, पॉइंटर्स थ्रू एरे, ठीक है। मैंने तुमको बताया था फर्स्ट पी, मैं तुमको ऐसे बता दूं, थ्योरेटिकली तुमको बता करना पड़ेगा ये चीज। जैसे ये पॉइंटर है, ये 2000 को प्रिंट कर रहा था, जब मैं पी में प्लस प्लस कर रहा था, तो क्या कर रहा था वो, क्या स्टोर कर रहा था, इस 2000 कर रहा था, जब हमने इसको प्लस प्लस किया तो 2004 हो गया, मतलब वो नेक्स्ट एलिमेंट में चला गया, ठीक है। तो तुम क्या कर सकते हो, से पूरे एरे को ट्रैवर्स कर सकते हो। ये भी एक एरे, ठीक है, ये भी एक एरे, क्योंकि मान लो 1000 अभी वैल्यू, इस एरे के पास है 2000 वैल्यू है, ठीक है। अब मेरे को मान लो इसमें जैसे वैल्यू डालनी है, तो मैं एरे, ठीक है। अब मैंने अगले एड्रेस में, एरे क्या करता है भाई, नेक्स्ट टू नेक्स्ट एड्रेस पे वैल्यू डाल के रखता है, इसके बाद इसके बाद इस पे, इसके बाद इस पे। तो मैं अभी इस पे बैठा, ठीक है, मेरे को नेक्स्ट पे जाना है, क्या पी प्लस प्लस करना है मेरे को, तो मैंने एरे प्लस प्लस किया, तो मैं चला गया नेक्स्ट पे, या आ गया मैं। एरे में अभी क्या होगा 2004, और मैंने बताया था एरे क्या होती है, सॉरी कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन होता है, तो 200 के बाद उसके नेक्स्ट वाले होगा, तो अपन आगे गए तो नेक्स्ट पे चले गए, अपन यहाँ पे स्टोर कर देते हैं क्या चीज, एरे स्टार वैल्यू, स्टार का मतलब क्या था, वैल्यू, क्या स्टोर किया अपन ने यहाँ पे 4, ठीक है। अपन प्रिंट करा के देखते हैं, रन करके देखता हूँ मैं, पॉइंटर एरे डॉट सी, क्या बोल रहा है, अच्छा कॉमा लगाना भूल गया, ठीक है। तो अपन इनपुट ले रखा, क्या इशू है, लेट्स सी F11, ठीक है, क्या कुछ प्रिंट, ओ सर, ये तो होगा, एरे प्लस प्लस करने के बाद एरे की वैल्यू है, ठीक है। तो स्टार एरे, अरे यार प्रिंट क्यों नहीं हो रहा, एरे में गए, हमने स्टोर किया, एरे को प्लस प्लस किया, ठीक है। स्टार एरे है, स्टार एरे के अंदर 3 डाला अपन ने, फिर एरे प्लस प्लस किया, स्टार एरे, एरे 5, अपन एरे बनाएंगे, एरे एरे 5 बनाई अपन ने, इसके स्टार एक पॉइंटर बनाया, और उसके अंदर अपन ने क्या स्टोर कर दिया, एड्रेस ऑफ, अरे ठीक है, लेट्स सी क्या होता है, बूम 4 प्रिंट हो गया। तो ये चीज सपोर्ट नहीं करता क्या, स्टार एरे सपोर्ट नहीं करता क्या डायरेक्ट, मेरे हिसाब से तो करना चाहिए था। बाकी देखो, अपन ने क्या किया, एरे बनाया, उसका पॉइंटर बनाया, उसके बाद हम उसके अंदर वैल्यू स्टोर करी, फिर आगे बढ़ाया। अब मान लो हमें 3 की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एक स्टेप पीछे चले जाएंगे, इजी, एक स्टेप पीछे का, 3 आ गए, माइनस माइनस क्या गया, एक स्टेप पीछे आ गया। तो ऐसे तुम लोग पॉइंटर्स के थ्रू भी आगे पीछे जा सकते हो, क्योंकि तुम एरे को अगर तुमको एक चीज बताता हूँ तुमको, तुमको अगर मान किसी फंक्शन
भेज लिए, ठीक है। तुम 10 एलिमेंट की एरे, तुमने फिर से 10 एलिमेंट की एरे बनाई, तो वो बेवकूफी है ना। अगर तुम किसी फंक्शन में भेजते हो वो कॉपी होती है, तो 10 की एरे वापस बनेगी, ठीक है। तो बेवकूफी, इससे ज्यादा तुम पॉइंटर भेजो, क्या एक वैल्यू जा रही है और एक ही वैल्यू वापस तुम्हारे उधर साइड में पहुंच रही है तुम्हारे पास। तो एक वैल्यू से तुम पूरी एरे को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। अपने आज की मतलब आज अपने सारा डिस्कशन तो कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग में।